डियर स्टूडेंट, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का 5th यूनिट है हीमोपोइटिक सिस्टम। आज हम ये डिस्कस करेंगे हीमोपोइटिक सिस्टम, यूनिट नंबर 5, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस, characteristics and functions of RBCs, WBCs and platelets, mechanism of action of blood clotting and importance of blood groups। इतनी हेडिंग्स हमें कवर करनी है आज के लेक्चर में। ठीक है, हीमोपोइटिक सिस्टम में हम ब्लड की स्टडी करते हैं। ब्लड हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हम ब्लड की कंपोजिशन देखेंगे, ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं, क्या काम करता है ब्लड। ठीक है, और खून कैसे बनता है हमारी बॉडी में, कहाँ पर बनता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आरबीसीएस क्या होती है, डब्ल्यूबीसीएस क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनका लाइफ स्पान क्या होता है, इनकी नॉर्मल ब्लड में वैल्यूज क्या है, और ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ब्लीडिंग टाइम और कोएगुलेशन। ये सब हम इस यूनिट में समझेंगे। हम देख लेते हैं इस यूनिट से कौन से क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस साल हमसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से अक्सर पूछा जाता है कि गिव द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। खून के थक्का जमने की प्रक्रिया को आपको लिखना है। खून का थक्का कैसे जमता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, इसको हम थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन थ्रोम्बोसिस। एक क्वेश्चन ये आता है, ब्रीफली डिस्कस द डिसऑर्डर ऑफ आरबीसीएस। आरबीसीएस के डिसऑर्डर्स आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई, व्हाट इज थ्रोम्बोसिस, राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, गिव द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन, व्हाट इज thrombosis, what is bleeding time, what is clotting time, what is mechanism and different steps of blood coagulation, और what is anemia। एनीमिया पे शॉर्ट नोट आ सकता है। एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो इतने क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस साल। तो आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई ब्लड होता क्या है। ठीक है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हमारे डिफरेंट टिश्यू सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है। हार्ट जब पंपिंग करता है तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को सप्लाई करता है, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके, हमारा डेवलपमेंट और ग्रोथ हो सके, और हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, उसको बॉडी से एक्सक्रीट करने का भी काम ब्लड ही करता है। ठीक है, ब्लड रेड कलर का होता है, इसकी एक विस्कोसिटी होती है, और ब्लड का पीएच होता है 7.4। ये बेसिक पीएच का होता है, जैसा मैंने आपको पीएच स्केल बताया था। यदि 7 है तो न्यूट्रल, अबोव 7 इज बेसिक, एंड लेस देन 7 इज एसिड। यदि हम 7 से 1 की तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिटी बढ़ती है, जैसे एचसीएल। एचसीएल एसिडिक होता है, एचसीएल इज एसिड, हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है। और यदि हम 7 से 14 की तरफ आगे बढ़ेंगे तो बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो ब्लड हमारा बेसिक पीएच का होता है, मतलब स्लाइटली बेसिक होता है, 7.4। और यदि ब्लड का पीएच यदि फ्लक्चुएट हो, यदि बेसिक की तरफ बढ़े तो हम इसको एल्केलोसिस कहते हैं, और यदि एसिडिटी की तरफ बढ़े तो हम इसको एसिडोसिस कहते हैं, और इसके हमारी बॉडी में सिम्टम्स नजर आते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर की वजह से ब्लड का पीएच फ्लक्चुएट होता है, और हमारी किडनी ब्लड के पीएच को इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू मेंटेन करती है, एक नॉर्मल रेंज में मैनेज करती है। तो हमारा ब्लड रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन और आयरन से। आयरन काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसका हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करने के काम आता है। ठीक है, और खून का जब खून हमारा कभी बॉडी में कट लग जाए या ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो जब तक खून बहता है उसको हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं, और जब खून का थ्रोम्बोसिस शुरू होता है, थक्का बनना शुरू होता है, तो हम उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग हमारे बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है, जिससे हमारे बॉडी से ब्लड के लॉस को प्रिवेंट किया जा सकता है।
क्योंकि खून की कमी होने पर हमारे बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा और हमारी डेथ हो सकती है। तो जो एक्सीडेंट के पेशेंट होते हैं उनमें सडन ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो ब्लड हमारी बॉडी में अराउंड 5 लीटर प्रेजेंट होता है। फीमेल की बॉडी में आधा लीटर कम ब्लड होता है। ठीक है। और ब्लड के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। ब्लड को डोनेट भी कर सकते हैं, यदि किसी का खून बॉडी से काफी बह चुका है एक्सीडेंट के केस में, तो उसका कोई परिजन जिसका सेम ब्लड ग्रुप हो वो उसको ब्लड डोनेट कर सकता है, तो हम इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है। तो ब्लड ये ट्रांसफ्यूजन भी आपने हमें वो पढ़ना है, देखो ब्लड फोटो ग्रुप के में बारे में पढ़ना है। आप अपने करते आप को म्यूट कर लीजिए। जो स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट रखेंगे और क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनको क्लास में अलाउड नहीं करूंगा, परमानेंटली ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है। मैं उनके नाम नोट डाउन कर लूंगा। और जो लोग भी क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, अपने आप को अनम्यूट रखेंगे, आसपास से आवाजें आएंगी, तो मैं उनको टॉलरेट नहीं करूंगा, और फिर पूरे सेशन में वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। फिर मुझे मत कहना फोन लगा के सॉरी, और रिक्वेस्ट भी मैं नहीं सुनूंगा। क्योंकि बार बार मैं समझा चुका हूँ, आप लोग क्लास बहुत डिस्टर्ब करते हो। सभी लोग मेच्योर्ड हो, लेकिन अपने ब्रेन का यूज नहीं करते। क्लास डिस्टर्ब मैं अब टॉलरेट नहीं करूंगा। आपके आसपास से मुझे कोई भी आवाजें नहीं आनी चाहिए। बाकी स्टूडेंट का भी टाइम वेस्ट होता है इससे। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे अगली बार से। ठीक है। अब ब्लड के डिसऑर्डर्स कौन से हैं? जैसे रेड ब्लड सेल का डिसऑर्डर है, इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है। WBCS में फ्लक्चुएशन आता है यदि बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि ये इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करती हैं। ठीक है। नंबर ऑफ WBCS के फ्लक्चुएशन से हम ये पता कर सकते हैं बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। ठीक है। थ्रोम्बोसिस कॉज करता है, थ्रम्बस का फॉर्मेशन करता है। थ्रम्बस मतलब क्लॉट। और क्लॉटिंग डिसऑर्डर मतलब हीमोफीलिया, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। और कुछ डिजीज भी ऐसी है जिसमें हमारे ब्लड आसानी से क्लॉट नहीं होता, जैसे डायबिटिक। डायबिटिक पेशेंट में इजिली ब्लड क्लॉट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उनके ब्लड का शुगर लेवल भी बढ़ा रहता है। तो ये हमने ब्लड का एक डिस्क्रिप्शन देखा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई ब्लड में जो आपने सुना होगा किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी है। तो 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। और ये जो ग्रुपिंग की गई है ये एंटीजन के बेसिस पे की गई है, कि RBCS के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। यदि ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप होगा, बी है तो बी होगा, ए बी दोनों प्रेजेंट है तो ए बी होगा। और यदि ना ना तो ए प्रेजेंट है ना तो बी प्रेजेंट है, तो हम उसको जीरो या ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। ठीक है। मतलब जीरो से आप इसको याद रख सकते हैं, ना तो ए एंटीजन है ना तो बी एंटीजन है। ठीक है। अब ए एंटीजन होगा तो उस पर बॉडी कौन सी प्रेजेंट रहेगी? एंटीबॉडी बी। और यदि बी एंटीजन है तो कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी? ए। और ए बी है तो कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी? कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है। और यदि जिसपे कोई भी एंटीजन नहीं है उस पे एंटीबॉडी ए बी होगी और एंटीबॉडी बी बी होगी। ठीक है। अब हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है और यूनिवर्सल डोनर कौन है। ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी डोनेट कर सकता है और ए बी किसी से भी खून ले सकता है। तो ए बी को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं और ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। डोनर मतलब दाता, जो खून किसी को दान कर सकता है। ठीक है। रक्तदान को महादान कहा गया है। यदि हमारे रक्तदान करने से किसी की जान बचती है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम साल में एक बार रक्तदान कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को यदि हम अपना खून देते हैं तो उसकी जान यदि बचती है तो ये बहुत अच्छा काम होता है। और खून तो हमारे शरीर में बनता है। ऐसा नहीं है कि किसी को खून दे दोगे तो आपकी जान चली जाएगी। खून देने से किसी की जान नहीं जाती, बस खून देने वाले का स्वस्थ होना जरूरी है। उसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सब टेस्ट कर लिए जाते हैं, डायग्नोसिस कर ली जाती है। ठीक है। उस डायग्नोसिस के बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। और जहां पर ये काम होता है हम उसको ब्लड बैंक कहते हैं। ठीक है। ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है और उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जाता है। और ब्लड के हर कंपोनेंट का अपना लाइफ स्पान होता है। ठीक है। उसके हिसाब से उतना ही वो जीता है। ठीक है। उसके बाद वो सेल पोप्टोसिस के थ्रू, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के थ्रू अपने आप को सेल्फ किलिंग कर लेता है। ठीक है। कौन से एंजाइम के थ्रू करता है? लाइसोसोम एंजाइम, जिसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो हर सेल का अपना लाइफ होता है। तो ब्लड ग्रुप आप समझे, ए बी
ए बी और ओ, चार प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, ए बी, और यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ। ठीक है, तो ये है हमारा ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम। ब्लड बैंक आप समझ गए है ना। ब्लड डोनेट करने के लिए क्राइटेरिया भी आपको पता होना चाहिए। हमारी एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हमारा हेल्थी होना जरूरी है, हमारा प्रॉपर वेट होना चाहिए, हाइट के साथ हमारे वेट का प्रोफेशन फिट बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अंडर वेट है, ठीक है, और वो ब्लड डोनेट कर रहा है, तो ऐसे लोगों को कमजोरी आ सकती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। ठीक है, और यदि जैसे ब्लड डोनेट करने से पहले ये टेस्ट किए जाते हैं कि उस व्यक्ति को कोई बीमारी तो नहीं है। एसटीडी के टेस्ट लगाए जाते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एचआईवी टेस्ट लगाया जाता है कि उसको एचआईवी तो नहीं है ना, ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। तो कुछ ऐसे कॉमन इन्फेक्शंस हैं जो कि बॉडी में होते हैं लेकिन सिम्टम्स नहीं आते। पर चूंकि हमको किसी व्यक्ति को खून देना है, तो जिसका व्यक्ति का दिया जा रहा है उसके खून की जांच करके ही सामने वाले पेशेंट को चढ़ाया जाता है। अदरवाइज ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम ब्लड की कंपोजिशन की भी बात करेंगे कि ब्लड में क्या क्या होता है। ठीक है, और ब्लड डिसऑर्डर की बात करेंगे, एनीमिया और उसके टाइप्स हम देखते हैं। ठीक है, तो ब्लड की जो मेजर कंपोजिशन है उसमें होता है आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट। ठीक है, आरबीसीएस को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसीएस को हम व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स को हम थ्रम्बोसाइट सेल्स कहते हैं। ठीक है, थ्रम्बोसाइट से ही बना है थ्रम्बस, थ्रम्बस मतलब होता है क्लॉट। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है। ठीक है, ब्लड का ही एक कंपोनेंट होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, सॉलिड प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज, क्रिएटिन, कोलेस्ट्रॉल, आयरन। आयरन एक मिनरल है, एलिमेंट है, और बिलिरुबिन। बिलिरुबिन एक पिगमेंट है जो आरबीसीएस के डिस्ट्रक्शन के बाद में इसका लिवर में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब हमारे आरबीसीएस का डिस्ट्रक्शन होता है तो उससे बिलिरुबिन बनता है, और बिलिरुबिन येलो कलर का पिगमेंट होता है। और जब बिलिरुबिन हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है तो हमारी बॉडी पीली पड़ जाती है, तो हमको जॉइंडिस हो जाता है, पीलिया। ठीक है, तो जब लिवर में डिफेक्ट आता है तब हमें जॉइंडिस हो जाता है। तो जॉइंडिस में बॉडी हमारी पीली पड़ जाती है। बिलीरुबिन की नॉर्मल क्वांटिटी कितनी होती है, 0.5 टू 1.5 mg पर डेसीलीटर। ये जो कंपोनेंट मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ब्लड में एक नॉर्मल रेंज रहना बहुत जरूरी है, और यदि ये रेंज फ्लक्चुएट होती है, कम या ज्यादा होती है, तो डिजीज डिसऑर्डर कॉज होते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज होती है 200 mg पर डेसीलीटर। यदि ये इससे ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन डेवलप होगी, जिससे पेशेंट को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है, और हार्ट से एसोसिएटेड प्रॉब्लम बढ़ेगी, खून गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। और कोलेस्ट्रॉल हमें लिपिड से मिलता है, तेल जो वसा वसा युक्त फूड होता है उससे हमारी बॉडी में आता है। यदि हम ज्यादा तेल तेल का खाना खाते हैं, ज्यादा मसालेदार खाते हैं, तो हमें अल्सर या हाइपरलिपिडेमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। सीरम, है ना, सीरम होता है। एरिथ्रोसाइट सेल्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, और इसका लाइफ स्पान होता है 120 डेज, और इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और CO2 को ये ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और CO2 के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, O2 को और CO2 को। CO2 हमारा एक्सक्रीटरी गैस होता है, ये लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, और O2 हम रिस्पिरेशन में इनहेलेशन प्रोसेस के थ्रू अंदर लेते हैं, और लंग्स की जो एल्वियोलाई है वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू O2 को ब्लड में मिक्स किया जाता है, और CO2 को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें डब्ल्यूबीसीएस की, तो इसका लाइफ स्पान होता है 3 डेज टू 5 डेज। ठीक है, और ये हमारे बॉडी में डिफेंस का काम करती है, मतलब इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होती है। इम्यून सिस्टम मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता, मतलब बीमारी से लड़ने की बॉडी की पावर। इंडिविजुअली सबकी इम्यूनिटी वेरी करती है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो बीमार कम पड़ेगा, उसको इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे, और जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा। सीजन चेंज होंगे, सीजनल चेंजेस की वजह से वो बीमार पड़ेगा, उसको वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, फीवर आ सकता है ना। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये सब पार्ट होते हैं हमारे ब्लड के ही कंपोनेंट्स होते हैं। तो डब्ल्यूबीसीएस के फर्दर क्लासिफिकेशन है आपका ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो इसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इनकी अपने लाइफ स्पान आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, है ना। ये फेगोसाइटिक प्रोसेस परफॉर्म करती है। फेगोसाइट क्या होता है,
फैगोसाइटिक प्रोसेस होती है, आपका जो सेल है वो एंटीजन को, एंटीजन वो जो बाहर से हमारी बॉडी में आया है पैथोजन, उसको इंगल्फ करके उसको डाइजेस्ट करके उसको किल कर देती है, तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता। और जो बेसोफिल है ये एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व करती है, एलर्जी जो परफॉर्म होती है वो उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो हम बेसोफिल के फ्लक्चुएशन से ये पता लगा सकते हैं कि कहीं ब्लड में कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रही है। इओसिनोफिल्स, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है एंटीहिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है? एक ऑटोकॉइड होता है, लोकल हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में एंटीजन आता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स कॉज होते हैं। जैसे कफिंग हुआ, स्नीजिंग हुआ, हमारे स्किन पर रेडनेस आ सकती है। ठीक है, तो ये सब रिस्पॉन्सेज हैं जो कि एलर्जी के दौरान हमारी बॉडी शो करती है। टी लिम्फोसाइट जो है उसकी लाइफ अच्छी खासी होती है 6 मंथ्स तक। और टी लिम्फोसाइट किससे लड़ेगा? ये लड़ता है आपका वायरल इन्फेक्शन के लिए। और बी लिम्फोसाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ना। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस भी बताया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो आर्टरी और वेन में एग्जाम में डिफरेंस लिखने के लिए आ सकता है, ये आपने स्कूलिंग में भी पढ़ा है। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और वेन्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। प्योर ब्लड इन द सेंस जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो उसको हम प्योर ब्लड कहते हैं, और जिसमें CO2 का लेवल ज्यादा हो, ऑक्सीजन का कम हो, हम उसको इम्प्योर ब्लड कहते हैं। है ना, हमारी जो ग्रीन आर्ट वेन्स होती हैं बॉडी के सुपरफिशियली पार्ट में आप देख सकते हैं, है ना, हैंड्स में देखी होगी आपने कभी। और आर्टरी का जो लूमन है वो नैरो होता है, वेन का वाइड होता है। आर्टरी में प्रेशर हाई रहता है। बीपी के पेशेंट में जब हम प्रेशर को मेजर करते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से, तो हम आर्टरी का ही प्रेशर मेजर करते हैं, है ना। वेन में तो बहुत ही कम प्रेशर होता है, ना के बराबर। और इसका वॉल भी काफी थिक होता है, वेन का जो वॉल है वो थिन होता है। आर्टरी में वॉल पाए जाते हैं। वॉल क्या करते हैं? किसी भी फ्लूइड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, और जो वेन है उसमें फ्लो प्रेशर तो होता नहीं है, तो वहाँ वॉल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें आपका आर्टरी जो है वो डीप रूटेड होती है हमारी बॉडी में, है ना, और ये सुपरफिशियली होती है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और इसमें एक एक्सेप्शन होता है आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। और एक एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी वेन जिसमें प्योर ब्लड बहता है। तो ये एक्सेप्शन हो गए। ठीक है, तो ये आर्टरी और वेन में डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन ये स्लाइड में ऐड है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ब्लड की कंपोजिशन हमको पता होनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेटली इस ईयर आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि पिछले साल नहीं आया था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो जैसे पिछले साल आ गए हैं तो दूसरे साल जो आए थे ना वो पूछने जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर आएगा इस बार, है ना। तो आप इसको कर लें। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हम्म। अब हम समझते हैं एनीमिया क्या होता है। एनीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। हमारे कंट्री में बहुत से लोगों को एनीमिया होता है। फीमेल को ज्यादातर होता है क्योंकि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हीवी ब्लीडिंग होने की वजह से बॉडी से काफी ब्लड लॉस हो जाता है। ठीक है, और भी रीजन है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एनीमिया कॉज करते हैं, कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट है जिनको खाने से एनीमिया हो जाता है। तो नॉर्मल हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होना चाहिए? मेल और फीमेल में वेरी करता है। मेल में ये होता है 14-15 के आसपास, और फीमेल में होता है 12-13 के आसपास, 12-13 ग्राम पर डेसीलीटर। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। और यदि इससे कम होता है तो एनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है। एनीमिया की डायग्नोसिस कैसे होगी? कंप्लीट ब्लड टेस्ट से, CBC, खून की जांच। खून की जांच 300 रुपये में हो जाती है। पैथोलॉजी में आप अपना सैंपल दोगे तो वो घंटे भर में आपको रिपोर्ट बना के दे देगा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसको कैसे रीड करते हैं, उसको कैसे समझते हैं हम। किन किन बीमारियों का पता चलता है? जैसे डेंगू यदि किसी को हो गया है तो उसके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, है ना। जैसे किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो WBCS बढ़ जाएंगे। तो ऐसे हम फ्लक्चुएशन से समझते हैं। किसी में जैसे इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इनकी क्वांटिटी में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है ना। इससे हम वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसका हमें एक अंदाजा लगता है, एक प्रेडिक्शन हम करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं।
ठीक है। तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हमें पढ़ना आना चाहिए। हाउ टू रीड एंड एनालाइज कंप्लीट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट या कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं एनीमिया। ठीक है, एनीमिया के टाइप्स पे आते हैं अब हम। ठीक है, तो एनीमिया का पहला टाइप होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें क्या होता है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है, हीमोप्लास्टिक एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया है, और हीमोलाइटिक एनीमिया है। ये एनीमिया के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, और ये टाइप इस बात पे निर्भर, इस आधार पे इसको क्लासिफाइड किया गया है कि कौन से विटामिन की कमी हो रही है। जैसे आपका परनीशियस एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है, ये आपका विटामिन B9 और B12 की कमी से होंगे। हमारी बॉडी में खून बनने के लिए चार कॉन्स्टिट्यूएंट की जरूरत पड़ती है। एक होता है आयरन, ये एलिमेंट है, मिनरल है। ठीक है। दूसरा होता है विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामिन कहते हैं, विटामिन B9 जिसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं, और एरिथ्रोपोइटीन। एरिथ्रोपोइटीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारी किडनी बनाती है। तो ये चार कॉन्स्टिट्यूएंट यदि हमारी बॉडी में है तो खून का प्रोडक्शन प्रॉपर होगा और हमें एनीमिया का प्रॉब्लम नहीं आएगा। खून बनता कहाँ पर है, तो ये रेड बोन मैरो में बनता है। ठीक है, ये एज के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में ये चेंज हो जाता है। जैसे जो नवजात शिशु है उसमें बोन, लॉन्ग बोन प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं, आरबीसीएस लिवर में बनता है, स्प्लिन में बनने का काम होता है। ठीक है, फिर जब बोन्स डेवलप होते हैं तो उसके बाद ये रेड बोन मैरो में बनने लगता है। तो ये एनीमिया इंपॉर्टेंट है ना, तो इसमें आप एनीमिया के टाइप लिखोगे और उसके एक एक दो दो लाइन के डिस्क्रिप्शन लिख दोगे। ठीक है, जैसे ए प्लास्टिक एनीमिया का रीजन क्या है, बोन मैरो सप्रेशन की वजह से होता है ये। ठीक है, बोन मैरो में बनता है आरबीसीएस, यदि बोन मैरो सप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस केस में एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। तो ये यदि बोन मैरो का कैंसर हो जाए या वहां पर कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाए, तो जिसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। हीमोप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, हीमोप्लास्टिक एनीमिया में ये हेरिडेटरी डिसऑर्डर होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इसमें आप पेशेंट की कोई गलती नहीं है, उसका जेनेटिक कोड ऐसा है, उसको विरासत में मिला है। ठीक है। और एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए हम विटामिन B9, विटामिन B12, आयरन, आयरन के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, आयरन ग्लूकोनेट, आयरन फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, जो आयरन के सॉल्ट्स होते हैं ना, वो हम टेबलेट के फॉर्म में देते हैं। और आयरन के टेबलेट विटामिन सी के साथ कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और आयरन हमारी बॉडी में फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर रहता है। अब हम देखते हैं इसमें ल्यूकेमिया क्या होता है। ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर। ठीक है, ल्यूकोसाइट सेल्स इसमें नंबर्स में बढ़ने लगते हैं। ये वाइट ब्लड सेल का डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ल्यूकेमिया, तो ये आप याद रखना। और यदि प्लेटलेट डिस्टर्ब होंगे, प्लेटलेट्स में डिसबैलेंस आ जाएगा, तो हमें ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, हीमोफीलिया हो जाएगा यदि हमारा टाइम पे ब्लड क्लॉट नहीं होता है तो। हीमोफीलिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है, इसको शाही रोग भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन की राजकुमारी को ये रोग हुआ था पहली बार। फीमेल इसके कैरियर होते हैं और मेल को ये स्प्रेड होता है, फैलता है। तो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हम देख चुके हैं, एनीमिया देख चुके हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ये तो मैं आपको केमिस्ट्री में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए। कैटायन, एनायंस, इंट्रासेलुलर आयन कौन सा है, एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सा है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के फायदे हमें पता होना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के फायदे क्या है, ब्लड लॉस के केस में किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी जान बचाई जा सकती है ना। किसी किसी लेडी को यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया है, तो उसको ब्लड चढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और कोई व्यक्ति को पॉइजनिंग हो गई है जिसकी वजह से उसको खून की उल्टियाँ हो रही है, तो खून की कमी हो गई है, तो उसको भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है। तो ये सब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बेनिफिट्स है। और खून के बनने की प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, या हम इसको हिमेटोपोइसिस भी बोलते हैं। एरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीएस या फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट सेल्स। और ल्यूकोपोइसिस क्या कहलाती है, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीएस, मतलब ल्यूकोसाइट्स के प्रोडक्शन को हम ल्यूकोपोइसिस बोलेंगे। और थ्रोम्बोपोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बनने को हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोपोइसिस। और इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है
वो तो यही सारी चीजें। ब्लड में कुछ प्रोटीन भी होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का काम होता है थक्का जमाने में हेल्प करते हैं ये। ठीक है। ये ब्लड कोएगुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ब्लड कोएगुलेशन के 13 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें फोर्थ फैक्टर होता है कैल्शियम। ठीक है। कैल्शियम भी कोएगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। और इसमें विटामिन के की भी जरूरत पड़ती है कोएगुलेशन में। ठीक है। तो प्लेटलेट जो होता है बेसिकली वो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजिन। तो फाइब्रिनोजेन, फाइब्रीन, फाइब्रीन का एक नेट का फॉर्मेशन होता है, और उस नेट में फिर कैल्शियम फंसने लगता है और उससे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, थक्का जम जाता है ना। ब्लड में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज जो हमें एनर्जी देता है, एनर्जी मॉलिक्यूल है। एमिनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। लिपिड्स होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, मैंने आपको बताया था। विटामिन प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में, है ना। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, जैसे के, ई, डी, ए। ये तीनों, ये चारों जो विटामिन है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। और इसके अलावा जितने भी ये सारे वाटर सॉल्युबल है, तो वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। और हमारे ब्लड में आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है ना, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो इन पे इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, इधर नेगेटिव या पॉजिटिव। और ये सेल के अंदर भी होते हैं और सेल के बाहर भी होते हैं। जो सेल के अंदर होते हैं उनको इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो सेल के बाहर होते हैं उनको एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। सोडियम किसका एग्जाम्पल है, एक्स्ट्रा सेलुलर का। और यदि हम प्लाज्मा की कंपोजिशन देखें तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होता है वाटर। ठीक है। 90% इसमें वाटर होता है। हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है। ठीक है। और हमारे प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, और बाकी जो कंटेंट होते हैं उसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, है ना। ग्लूकोज, फैट, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, ये सब प्रेजेंट होता है इसमें। तो एग्जाम में आएगा तो आप इसके सेल के इमेजेस भी बनाइएगा, है ना। आरबीसीएस कॉनकेव शेप की होती है ना। बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, इनके आप इमेजेस देख लीजिएगा बुक में, और इनके इमेजेस बनाओगे तो आपकी मार्किंग ज्यादा बेटर होगी। ठीक है। और ब्लड के फंक्शन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लिख लोगे। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करता है, ब्लड होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, बॉडी के पीएच, ब्लड के, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करता है। खून का जो फ्लो होता है उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर डिसाइड होता है। ठीक है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति मर जाता है उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है ना। हमारी बॉडी गर्म क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में रक्त का संचार हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो इस सर्कुलेशन की वजह से हमारी बॉडी में अभी एक टेम्परेचर है। और जो व्यक्ति मर जाता है, शांत हो जाता है, उसकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन सारे रुक जाते हैं। ठीक है। और ब्लड का काम क्या है, एक्सक्रीशन करता है ना। और क्या काम करता है, ब्लड एज अ व्हीकल काम करता है किसी भी हार्मोन, विटामिन, मिनरल और पिगमेंट को, एंजाइम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था ना, एंडोक्राइन सिस्टम में कि ब्लड में हार्मोन्स को रिलीज कर दिया जाता है और वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाके रिसेप्टर से बाइंड करके अपना एक्शन देते हैं। तो ब्लड क्या करता है, हार्मोन, विटामिन, मिनरल और पिगमेंट्स को और एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट भी करता है। ठीक है। और ब्लड हमें डिफेंस भी प्रोवाइड करता है, मतलब ब्लड में ऐसी कोशिकाएं होती है जो पैथोजन से लड़ती हैं। ठीक है। जैसे डब्ल्यूबीसीएस और उसके डिफरेंट टाइप्स, फेगोसाइट सेल्स। तो ब्लड डिफेंस का काम करता है, होम्योस्टेसिस, टेम्परेचर की मेंटेन करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना, एक्सक्रीशन का काम करता है। तो ये है फंक्शन ऑफ ब्लड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कोएगुलेशन का प्रोसेस। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोएगुलेशन के प्रोसेस में 13 स्टेप्स होते हैं। ठीक है। खून का थक्का जमना, खून का थक्का जमना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी बॉडी से पूरा खून बह जाएगा और हमारे टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है। और आदमी मर सकता है। तो खून का थक्का जमने के लिए जो 13 फैक्टर्स हैं इनके आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है। इसमें फोर्थ फैक्टर होता है कैल्शियम, थर्ड फैक्टर होता है टिश्यू फैक्टर, है ना, स्टुअर्ट फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, हैगमैन फैक्टर, ये सब आपने जूलॉजी में पढ़ा होगा 12th में, तो वहां से आप रिवाइज कर लोगे इसको। ठीक है। तो ब्लड कोएगुलेशन का मैकेनिज्म, ब्लड कोएगुलेट कैसे होता है, मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि कैसे होता है। जब हमारा ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है ना, तो फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन की प्रेजेंट में फाइब्रिन बना लेता है। ठीक है। और फाइब्रिन जो होता है ये एक नेट का फॉर्मेशन करता है, और इस नेट में कैल्शियम के जो
कण होते हैं वो इसमें फंसने लगते हैं, और खून का थक्का जम जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, खून का बहना रुकना बहुत जरूरी है। और ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो खून का बहना रोकते हैं? इसका एग्जाम्पल है इथामसाइलेट। ठीक है, जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं जिनमें ब्लीडिंग होती है तो इथामसाइलेट के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से शरीर में खून कम ना हो, और खून देख के पेशेंट घबरा भी जाता है। तो इथामसाइलेट के इंजेक्शन और टैबलेट आते हैं, ये खून को रोकने का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मतलब खून का बहना रोकने वाली दवाइयाँ। तो ये है आपका, यहाँ पर हमने आज डिस्कस कर लिया ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स और ब्लड के कंपोनेंट के फंक्शन, और ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, और ब्लड का फंक्शन क्या होता है, और इंडिविजुअली कंपोनेंट्स के फंक्शन क्या है। तो ये सब हम आज डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा ये यूनिट खत्म होता है, यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है हीमोपोइटिक सिस्टम। मतलब ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स और ब्लड के डिसऑर्डर आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसमें आपको किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है? हम्म। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, जैसे एनीमिया की डेफिनेशन क्या है, एनीमिया के टाइप्स। ठीक है, और हिमेटेनिक्स क्या होते हैं। हिमेटेनिक्स ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो ब्लड का फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं हमारी बॉडी में। तो विटामिन B9, B12, आयरन और एरिथ्रोपोइटीन, इसको हम हीमोपोइटिक्स इसको हम हिमेटेनिक्स कहते हैं। ये ब्लड की कमी को हमारी बॉडी में पूरा करने के लिए दवाइयों के रूप में, इंजेक्शन के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, तो हेमेटेनिक्स क्या होते हैं, एनीमिया उसके टाइप क्या होते हैं, एनीमिया का कौन से टाइप में क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। ब्लड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है ना। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, ब्लड का फंक्शन क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन क्या होती है, इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ठीक है, ब्लड सर ट्रांसफ्यूजन के क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। हाँ बेटा। सर व्हाट इज द रोल ऑफ लाइसिन इन ब्लड? लाइसीन। मतलब वो मल्टीविटामिन्स की जो हमें बॉटल्स दी जाती है उसमें लाइसिन का कंपोनेंट होता है, B12 और B6 के साथ साथ, तो वो लाइसिन। लाइसीन एक एंजाइम होता है जो ब्लड की हीमोलाइसिस को कम करता है। ठीक है, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं जो जिसकी वजह से हीमोलाइसिस होने लगता है। हीमोलाइसिस मतलब होता है आरबीसीएस का ब्रेकडाउन होने लगता है। तो आरबीसीएस जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे हमारा खून पानी बनने लगता है। ठीक है, आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं भाई तुम्हारा खून पानी बन रहा है ना। अब इस केस में क्या है, पेशेंट को बॉटल लगाना बहुत जरूरी होता है। बॉटल, खून की भी बॉटल लगानी पड़ सकती है, या हम नॉर्मल सेलाइन लगाएंगे, या हम मल्टीविटामिन देंगे, है ना। मल्टीविटामिन में हमारा फॉलिक एसिड रहेगा, साइनोकोबालामिन रहेगा। तो इसी के साथ कॉम्बिनेशन में ड्रग की कंपाउंडिंग की जाती है, और उसमें ऐसे एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स डाले जाते हैं, कि जिससे वो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट और मैनेज किया जा सके। ठीक है, इसमें आपका RL का बोतल आता है ना। और कभी पेशेंट को कमजोरी ना हो इसके लिए डेक्सट्रोज का बॉटल लगाते हैं, D5 है, D10 है, ग्लूकोज का बॉटल लगाते हैं, नॉर्मल सेलाइन लगाते हैं, है ना। तो इससे बॉडी का हमारा जो फ्लूट है वो एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन रहता है, नहीं तो पेशेंट क्या है, हाइपोवॉल्मिक कंडीशन में जा सकता है। हाइपोवॉल्मिक कंडीशन क्या होती है, मतलब इसमें फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाता है बॉडी से, तो जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोटेंशन कॉज होता है। हाइपोटेंशन मतलब उसका बीपी फॉल डाउन होने लगता है, और पेशेंट का यदि बीपी फॉल डाउन होगा तो उसके बाकी ऑर्गन भी काम करना बंद कर देंगे और पेशेंट की जान चली जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये चीजें आपसे पूछूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे।